हमारा सूर्य, अभी कुछ अजीब सी घटना हुई है। हर टीवी चैनल, न्यूज, वे सभी एक ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे करीब आ गया है, उस जगह जहां हमारा सूर्य हुआ करता था। आप एक एक्रीशन डिस्क भी देख सकते हैं और आसमान का बैकग्राउंड थोड़ा बिगड़ा हुआ दिखता है, जिसका मतलब है कि ये बहुत पास आ गया है। आमतौर पर ब्लैक होल इतनी दूर होते हैं कि हम उन्हें टेक्नोलॉजी की मदद के बिना नहीं देख सकते हैं। आप उन्हें सीधे दूरबीन से भी नहीं देख सकते, यानी इसके लिए और बेहतर उपकरण चाहिए। ये हमारे इतने करीब क्या कर रहा है? सूर्य कहाँ है? क्या ब्लैक होल ने इसे निगल लिया? सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में हुआ करता था, इतना दूर जिससे हम जलने ना पाएं, लेकिन इतना पास कि हमें प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा मिल सके। साथ ही हम इसके उगने और पश्चिम में ढलने के खूबसूरत नजारे भी देख सकें। अरे ये तो राइम भी करता है। इसने हमें जीवन दिया है। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे भारी पिंड में इसके कुल मास का 99.8% हिस्सा है। ये इतना चौड़ा है कि आप सूर्य के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा पृथ्वी फिट कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा सूर्य ब्लैक होल में बदल गया हो, लेकिन ऐसा होने के लिए अभी बहुत जल्दी है। इसमें थोड़ा और समय लगना चाहिए। मेरा मतलब है कि वे इस तरह बनते हैं जब विशाल तारे अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेते हैं और फट जाते हैं, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। वे अंत में खुद में ही नष्ट होकर बेहद छोटे हो जाते हैं। ये एक छोटा साइज और एक भारी मास होता है। यही है जो ब्लैक होल की ग्रेविटी को इतना मजबूत बनाता है और यहाँ तक कि बहुत करीब आने वाली लाइट भी नहीं बच सकती। ब्रह्मांड के सभी तारे सिकुड़ रहे हैं और ये किसी भी पल गायब हो जाएंगे। हमारा सूर्य हर सेकंड में करीब 4 मिलियन टन मास खो देता है और आखिर में यूनिवर्स में बची एकमात्र ऊर्जा ब्लैक होल से निकलेगी। ब्लैक होल धूल, गैस और रेडिएशन से घिरा होता है। इसका रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्लेनेट इसके करीब नहीं आए। हमारे सोलर सिस्टम में अब प्रकाश नहीं है, न तो प्रकाश और न ही गर्मी, इसलिए बुध और शुक्र भी जल्द ही बर्फ से पूरी तरह ढक जाएंगे। पृथ्वी की तो बात ही ना करें। क्या मुझे ये कहने की जरूरत है कि आइस एज के इस दौर में कुछ नहीं बचेगा? इकलौती मदद एक्रीशन डिस्क से आ सकती है, जो इतनी तेजी से घूमती है कि ये गर्मी पैदा करती है, लेकिन ये बहुत से चांसेस लेने जैसा है। फिर भी कम से कम अगर ब्लैक होल का मास उसके पहले मौजूद सूर्य के जितना ही है तो सभी प्लैनेट्स सेम ऑर्बिट में रहेंगे, पृथ्वी भी। लेकिन अगर इसका मास हमारे सूर्य से ज्यादा होता है, जिसका हमारे वैज्ञानिक अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अलविदा सोलर सिस्टम के बारे में जानकर अच्छा लगा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये एक अच्छा धूप वाला दिन होना चाहिए था, लेकिन अब अचानक से अंधेरा हो रहा है। रात कैसे हो गई जबकि घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे हैं और चांद अलग सा दिख रहा है। टीवी रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमारा सूर्य चला गया है और कुछ रहस्यमयी घटनाओं के कारण चांद अब पृथ्वी के चक्कर नहीं काट रहा है। ये अब हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चूंकि सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में नहीं है, इसलिए अब हमारे पास इसके बारे में जानने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड का समय है। सूर्य की ऊर्जा को उसके कोर से सतह तक जाने में लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन 8 मिनट और 20 सेकंड वो समय है जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। प्रकाश 150 मिलियन किलोमीटर का सफर करता है, जो कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। हम अब रहने लायक जोन में नहीं हैं। रहने लायक जोन किसी तारे से वो दूरी है, हमारे केस में सूर्य से, जहां किसी प्लेनेट की सतह पर लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। अब सूरज चला गया है, उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुंचेगा और हमारा प्लेनेट धीरे धीरे जमी हुई बेजान चट्टान बन जाएगा। कौन जाने कि क्या हमारे पास जरूरी समय होगा जिससे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ सकें जो हमें सोलर एनर्जी दे सके, जिसकी हमें पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरत है। अगर नहीं तो लाखों या अरबों साल बाद कुछ अन्य सिविलाइजेशंस के वैज्ञानिक इसका पता लगाएंगे, सबूत खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या वहां कभी जीवन मौजूद था। ये वैसा ही होगा जैसा हम अपने सोलर सिस्टम में मंगल और अन्य प्लैनेट्स के लिए करते हैं। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे हमेशा से बेजान थे या कोई साइन मिल सकता है कि वहाँ कुछ जीव रहा करते थे। कुछ और है जो हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। लाइट की स्पीड से चलता है। ग्रेविटी सूर्य के बिना लगभग और 8 मिनट तक प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के खाली केंद्र का चक्कर लगाते रहेंगे जब तक समय पूरा नहीं हो जाता और वे आखिर में आउटर स्पेस की अनजान दिशा में चले जाते हैं।
हमारे चांद के पास इतनी मजबूत ग्रेविटी नहीं है कि वो हमें अपनी जगह पर बनाए रख सके। ये हमें गर्मी और जीवन को सहारा देने के लिए जरूरी प्रकाश और ऊर्जा नहीं दे सकता। ये इतनी दूर है कि अब हम इसे मुश्किल से देख सकते हैं। उस चांद के बिना जो शांति से हमारे प्लेनेट के करीब रहता था, हम देख सकते हैं कि टाइड्स तेजी से कम हो रहे हैं। ओह, और हवा भी तेज हो रही है। हवाएं अब बहुत जोरदार और तेज हैं। जब चीजें नॉर्मल थी, हमारा प्लेनेट 23.5 डिग्री झुकाव पर था। यही कारण है कि यहाँ मौसम और ऋतुएं बदलती रहती थीं। अब झुकाव इतना ज्यादा है कि ये बहुत तेजी से बहुत ठंडा हो रहा है और हमारा समय लगभग खत्म हो गया है। लोग चिल्ला रहे हैं, हर कोई दहशत में है। हमारे पास अभी भी शायद 1 मिनट का समय बचा है, जब तक कि हम अनंत अंधकार में डूब नहीं जाते। हमें नहीं पता कि असल में क्या हुआ था और कल हम जिस लापरवाही से जी रहे थे उसका अंत कैसे हुआ। कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं से किसी बेहद बड़े से न्यूट्रॉन स्टार ने उस जगह पर कब्जा कर लिया जहां हमारा सूर्य हुआ करता था। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम अपने आप पहचान लेंगे। हमने बस देखा कि कुछ अलग था और सूर्य थोड़ा छोटा और अजीब हो गया था। बाकी हमने न्यूज में सुना और ये कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। शायद हमारा सूर्य न्यूट्रॉन स्टार के पीछे कहीं है, या इस तारे ने उसे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर और किसी अनजान दिशा में भेज दिया है। एक न्यूट्रॉन स्टार सबसे डेंस स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम जानते हैं। इसका मास हमारे सूर्य से लगभग 2 गुना ज्यादा है, लेकिन ये केवल 15 किलोमीटर के एरिया में फैले एक तारे में मौजूद है जो पृथ्वी पर किसी शहर के साइज जितना है। कोई न्यूट्रॉन स्टार तब बनता है जब किसी बड़े से तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है। ये एक बड़े विस्फोट में ढह जाता है। इसका सेंट्रल रीजन, इसकी कोर ढह जाती है। यही वजह है कि हर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एक न्यूट्रॉन में क्रश हो जाते हैं, जो या तो अनचार्ज्ड या न्यूट्रली चार्ज्ड होता है। हम अब बहुत मुश्किल सिचुएशन में हैं। असल में हमारे खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है। इस न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी पृथ्वी से 2 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि हमारा नया सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को अपनी ओर खींच लेगा और अंत में उन्हें नष्ट कर देगा। ये पहले ही शुरू हो चुका है। ये पहली बार है जिसके बारे में हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार के शक्तिशाली फोर्स से आकर्षित होकर प्लैनेट अपने स्टेबल ऑर्बिट्स को छोड़ रहे हैं। बहुत तेजी से उथल पुथल होती जा रही है और ये यही नहीं रुकेगा। कोई भी न्यूट्रॉन स्टार प्रति सेकंड 700 से ज्यादा बार घूमता है, जो बेहद तेज है। हमारा सूर्य हर 27 दिनों में एक बार घूमता है। इसलिए हमारे सहित सभी प्लैनेट्स को नष्ट करने के बाद ये तारा पूरे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड के लगभग 5वें भाग जितनी रफ्तार से चक्कर लगाता रहेगा। हो सकता है कि ये समय के साथ धीमा हो जाए और हल्का पड़ जाए, लेकिन शायद ऐसा न भी हो। हजारों सालों के बाद कई न्यूट्रॉन स्टार्स धीमे होकर खत्म होने लगते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर ये किसी दूसरे तारे से मिलता है तो ये इसके चक्कर लगाने लगेगा और उसके एटमॉस्फेयर को तब तक कमजोर करता रहेगा जब तक कि ये किसी पॉइंट पर ढह नहीं जाता और किसी बड़े से ब्लैक होल में बदल नहीं जाता। हमारा सूरज वैसे भी जलने वाला था। जब तक न्यूट्रॉन स्टार आया तब तक सूर्य करीब 4.6 अरब साल का हो चुका था, जो कि उसके जीवन काल का लगभग आधा समय था। इसने अपने लगभग आधे हाइड्रोजन स्टोर को पहले ही जला दिया था और अगले 5 अरब सालों के लिए इसके पास पर्याप्त सप्लाई थी। ये आखिर में पृथ्वी के साइज जितना रह जाने वाला था। फ्यूल खत्म होने के बाद ये बस ढह गया होता। ये अपने विशाल मास को बरकरार रखता, लेकिन इसका वॉल्यूम हमारे प्लेनेट जितना रह जाता। कोई सूर्य नहीं, कोई जीवन नहीं, तो नतीजा वही रहने वाला था। लेकिन इस तरह ये एक धीमा प्रोसेस होता। कौन जाने कि उस समय इंसान इस सोलर सिस्टम में रहेंगे भी। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार्स के साथ चीजें बहुत तेजी से अंत की ओर बढ़ती हैं और ये बहुत ही उथल पुथल भरा होता है। अगर न्यूट्रॉन स्टार किसी दूसरी गैलेक्सी में कहीं दूर क्रेजी हो रहा होता तो हम इसे केवल दूर की चमकती रोशनी की शेप में देखते, जिसे हम पल्सर कहते हैं। लेकिन इस तरह बूम